हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास और भारत के इतिहास के अंदर हमने एक शब्द निकाला था पाषाण काल, और उस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा था। एक भाग हमने पढ़ लिया था, दूसरा भाग आज पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और मध्य पूरा पाषाण काल के बाद में हम पढ़ेंगे जी उच्च पूरा पाषाण। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। हमने पढ़ा कौन सा था जी पाषाण काल के अंदर? पूरा पाषाण काल के अंदर पूरा पाषाण काल में जी हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक ये था जी निम्न पूरा पाषाण। इस काल को हमने पढ़ लिया। इसमें बताया था मैंने कौर संस्कृति, कौर प्रणाली से जो उपकरण थे वो तैयार होते हैं, पत्थर के उपकरण तैयार होते हैं कौर प्रणाली या कौर संस्कृति, कौर पद्धति से। उपकरण भी बताए थे मैंने आपको, चापर, चापिंग, विदारिणी, ये उपकरण बताए। इसके बाद में मैंने आपको कहाँ कहाँ से मिले वो भी बताए थे। कश्मीर से मिले, राजस्थान से मिले, महाराष्ट्र से मिले, यूपी से मिले, एमपी से मिले, और भी अन्य क्षेत्र थे। सारी बात कर ली थी हमने। लेकिन आज इस निम्न पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पूरा पाषाण काल आता है। क्या आता है जी? मध्य पूरा पाषाण काल आता है। मध्य पूरा पाषाण काल आता है, इसको पढ़ना है, इस पाषाण काल को पढ़ना है। तो प्रारंभ करते हैं। इस पाषाण काल के अंदर मैंने आपको बताया था जो पद्धति थी, जो संस्कृति थी वो कौन सी थी जी? फलक संस्कृति थी। क्या थी? फलक संस्कृति। फलक संस्कृति मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। पहले कौर पद्धति पढ़ी, उसके बाद में फलक आती है। फलक मैंने बताया था एक बड़ा पत्र होता है जिसके साइड के कनोर टूट जाते हैं, उन कनोरों से जो उपकरण बनते हैं उन्हें फलक संस्कृति कहते हैं। बताया था मैंने आपको, कनोर टूट जाते हैं, साइड के हिस्से टूट जाते हैं, बीच का हिस्सा होता है जिससे आभूषण उपकरण बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी? कौर पद्धति या कौर संस्कृति के उपकरण कहलाते, है ना। इसके बाद में मैंने इस मध्यकाल के भी आपको, मध्य पूरा पाषाण काल के भी आपको उपकरण बताए थे पिछली क्लास में, लेकिन फिर देख लेते हैं। खुरचनी एक तो ये था, एक वेधेनी, वेधेनी, एक था जी तक्षिणी। कौन सा? तक्षिणी। अब इनको समझते हैं ये कैसे उपकरण है। साथ साथ में कालखंड की भी बात करते हैं, क्योंकि काल चल रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, तो जो मानव है उसमें परिवर्तन होगा, जीव जंतु है उनमें भी परिवर्तन होगा ना, आसपास के पर्यावरण के भी अंदर परिवर्तन होता है ना। वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में पहले के बजाय अब जो वर्तमान समय में है कितना परिवर्तन हुआ है। आज के समय के नौजवान साथी को हम देखें तो पहले के समय के जो नौजवान थे उनके 2% ही नहीं मानता मैं तो, पर फिर भी 10% मान लेते हैं। आज के जो नौजवान युवा साथी है वो पहले के प्राचीन समय के नौजवान युवा साथी के 10% नहीं रहे, 10% भी नहीं रहे हैं।
मैं तो 2% भी नहीं मानता। बहुत परिवर्तन हुआ है दोनों के बीच में। पहले के युवा साथियों की बात करें, युवा मेंबर की बात करें, तो पहले के युवा मेंबर और अब के युवा मेंबर, उस समय के युवा मेंबर का अगर हमें किसी पुराने ग्रंथ से कोई जानकारी मिलती है तो वो जानकारी पढ़े, अब के युवा की जानकारी पढ़े ना, तो भाई साहब रात दिन का अंतर है। रात को हम दिन नहीं बोल सकते, चाहे कितना ही प्रकाश कर ले, रात तो रात रहती है ना। ऐसे ही जो पहले के युवा थे वो वास्तव में युवा थे, अब तो नाम के युवा है। वर्तमान समय में तो आप समझ ही रहे हो, मैं बात करूं तो युवा को बाकी तो कुछ दिखता नहीं है, दिखता बस एक ही चीज है, क्या? ये जो शब्द लिखा है मैंने, ये आप ही पढ़ लेना। ये बस इस पे निर्भर हो रहे हैं धीरे धीरे युवा। वर्तमान समय के जो युवा है, 100% से 10% युवा साथी जो है ना, 10% युवा साथी, मेरा मानना है 10% युवा साथी जो है इस चीज से दूर है। बाकी के जो 90% साथी है ना, 90% साथी, ये जी क्या है, इस चीज के बिल्कुल पास पहुंच गए, बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं तो फिर पहले के अब के युवा में तो परिवर्तन दिखना ही है। ऐसे ही इस मध्य पुरा पाषाण काल व निम्न पुरा पाषाण काल में परिवर्तन है कुछ। वो कैसे? क्योंकि इस निम्न पुरा पाषाण काल के अंदर जो उपकरण थे ना, वो उपकरण मैंने आपको बताए थे, चापर है, चापिंग है, विदारिणी है। वो उपकरण जो भारी उपकरण थे, भारी उपकरण थे जिनसे क्या है शिकार करता था मानव। तो शिकार करने के लिए कुछ भारी उपकरण चाहिए, ताकि जिस चीज का शिकार करे उसके अंदर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। क्योंकि पहले का जो खान पान था वो बिल्कुल शुद्ध था, तो इसमें भारी उपकरण हुए हैं। उपकरण जो है वो क्या है, भारी वजनदार है। लेकिन इस मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर आके उपकरण कुछ हल्के हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमने देखा था, जैसे ये एक पत्थर है, इसके जो साइड के भाग है वो टूट जाते हैं, जो बीच का भाग बचता है इससे तो बनते हैं जी कोर के, और जो बाहर वाले बच जाते हैं फलक, बाहर के जो हिस्से है ये टूट के बच जाते हैं, इनसे बनते हैं जी फलक उपकरण, है ना, फलक संस्कृति के उपकरण। तो ये देखो, अब ये बाहर से टूटा, इतना टूटा, छोटे उपकरण है ना। पहले की बजाय वजन के अंदर क्या है, कम वजनदार है, कम भारी है। तो इसके अंदर ये खुर्चीनी, वेदिनी, तक्षिणी ऐसे उपकरण आए। इसके अंदर तक्षिणी पत्थर का एक ऐसा तीखा उपकरण आया, ऐसा तीखा उपकरण आया जिससे क्या है शिकार करता था मानव, शिकार करता था। ये जो खुरचनी है ये ऐसे एक चौरस प्रकार की थी। अब यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, खुरचनी, है ना, ब्लेड लगी, ऐसा था। तक्षणी की बात करें तो तक्षणी बिल्कुल चौरस था, ठीक है। ये जो चोर्स है वो पकड़ने वाला हिस्सा है, लेकिन अभी 3D देखते हैं इसका, क्या देखते हैं जी, 3D देखते हैं। ये जो भाग है ना, इस बीच के जो भाग है, आगे का सिरा है, इस पे ब्लेड लगा हुआ होता है, इस पे क्या होता है, ब्लेड लगा हुआ होता है। जैसे मैं आपको अभी एक इस तक्षणी का उदाहरण देता हूँ। ये तो है इसके पीछे का हिस्सा और ये है आगे का भाग, ये है जी ऐसे बनता है ये डायग्राम, ये है जी आगे का। लेकिन यहाँ पे जो आगे का सिरा है ना, अब जो शंकुआकार में आगे की जो आकृति बन रही है, यहाँ पे पत्थर के अंदर इसे ब्लेड से बनाए होते हैं। इस भाग में ऐसे ब्लेड से होते हैं दोनों तीनों साइड। तो ये तक्षणी, इनका उपयोग शिकार करने के अंदर करते थे मानव। उस समय के मानव
जैसे ही किसी जीव जंतु पे, जैसे ये वेदिनी है तो इसको फेंक के मारा, तो वो उन्होंने भी थोड़ी वो कहते हैं ना ट्रिक अपनाई थी, कुछ निकाला था, साइकोलॉजी पढ़ी, थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ के समझा कि शिकार करना है तो शिकार अपना जो निशाना लगता है वो कहाँ पे लगाना, कहाँ पे निशाना लगाना है। और जैसे बात करते हैं ना, हमारे शरीर पे अपने सर को छोड़ के बाकी कहाँ भी चोट लग जाए, जो दर्द पीड़ा है वो सहन हो जाती है और वो वापस तैयार भी हो जाता है। अगर हाथ टूट गया यहाँ से तो ये हड्डी जुड़ जाएगी, अगर ये जो हड्डी टूटती है यहाँ पे जितनी चोट लगती है, जितनी तेज गति से चोट लगती है, अगर वो चोट हमारे सर में लग जाए तो भैया कुछ नहीं बचता है। बाद में तो वैसे एक ही चीज सीधी होती है और वो लकड़ों के अंदर जाके होती है ना, 5-4 कुंटल लकड़ और 10-15 किलो घी लग ही जाते हैं, खोपरे वगैरह लगते हैं और बस उनमें सीधी हो जाती है। तो ये क्या है, परिवर्तन के साथ इनके अंदर भी परिवर्तन किया गया, इस प्रकार के जो है वो क्या चले जी, उपकरण चले। जैसे परिवर्तन का उदाहरण बताया वैसे ही इनमें परिवर्तन होता है। इसके बाद में जी ये हमें मिले कहाँ से, इस मध्य पुरा पाषाण काल की जानकारी कौन देता है, इस मध्य पुरा पाषाण काल की जानकारी जो है वो HD सांकलिया है ना, HD सांकलिया, जिन्हें संकालिया भी कहते हैं। अब नाम में परिवर्तन हो गया, इनकी जो खोज करता है, खोज कौन करता है जी, खोज करता है HD सांकलिया, कौन है, HD सांकलिया, ये है जी मध्य पुरा पाषाण काल के अंदर खोज करने वाला व्यक्ति, HD सांकलिया। अब सर ये कहाँ कहाँ से मिले, स्थान तो पहले में भी पढ़े थे, क्षेत्र पढ़े थे कि यहाँ से ये उपकरण मिले हैं हमें, तो ये कहाँ से मिले, इनके भी बात करते हैं। ये मिले जी, हमने पहले के अंदर निम्नपुरा पाषाण काल के अंदर एक महाराष्ट्र का क्षेत्र देखा था, नेवासा, कौन सा, नेवासा क्षेत्र देखा। कहाँ का है जी, ये महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र। इस नेवासा के अंदर मिलती हैं जी, इस नेवासा के अंदर एक नदी है, परवेर नदी के तट पर, लिख लेते हैं साथ साथ में, परवेर नदी तट पर। यहाँ पे जी क्या मिले हैं, ये उपकरण मिले हैं। और कहाँ पे मिले हैं जी, चिरकी स्थान पे मिले हैं, चिरकी पे मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, चिरकी, यहाँ से भी ये उपकरण मिले। एक स्थान और ध्यान में रखना है, ये नेवासा याद रख लेना, चिरकी याद रख लेना, लेकिन इनके साथ एक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो याद रखना है, हथनोरा स्थान है एक, क्या है, हथनोरा है। हथनोरा स्थान है, यहाँ पे उपकरण भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मानव कंकाल भी मिला है, क्या मिला है, मानव मानव कंकाल भी मिला है। तो इस हथनोरा को ध्यान में ज्यादा रखना है, और ये नेवासा महाराष्ट्र पर वेर नदी तट पर जो है, ये दोनों याद रख लेना, एक तो ये नेवासा और हथनेरा, ये दोनों क्षेत्र ज्यादा ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे मानव कंकाल मिला है, इसी कारण इस मध्यपुरा पाषाण काल को, इस मध्यपुरा पाषाण काल को जी पुरुष काल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरुष काल भी कहते हैं। पुरुष काल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हथनोरा के अंदर मानव कंकाल मिला है, इसीलिए इसे पुरुष काल भी कहते हैं। ये है जी जानकारी जिसकी मध्यपुरा पाषाण काल। बस ज्यादा बातें नहीं ध्यान में रखनी,
इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ज्यादा बातें ज्यादा मीटर पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट बात है ये तो हम भूल जाएंगे, लेकिन जो फालतू की बातें हैं वो हमें याद रहेगी तो वो मैटर हमें किसी काम नहीं आता। मैटर तो यही काम आएगा, तो ये ध्यान में रखना है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल देख लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर जो संस्कृति पद्धति थी वो कौन सी है? फलक संस्कृति है। उपकरण कौन से है जी? खुरचीनी, वेदिनी, दक्षिणी। खोजकर्ता की बात करें एच.डी. सांकलिया। कहाँ से उपकरण मिले हैं? नेवासा महाराष्ट्र पर, वेर नदी तट पर, चिरकिस्तान पे, हथनोरा, यहाँ से भी उपकरण मिले हैं। साथ में यहाँ से मानव कंकाल मिला है। इसी कारण इस मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं साथियों? पुरुष काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष काल भी कहते हैं। अब मध्य काल के बाद में, मध्य पूरा पाषाण काल के बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा काल बताया था जी साथ? आगे का कौन सा काल है वो बताओ। 3 काल में बांटा था, 3 काल में बांटा था ना। आगे का काल कौन सा है? आगे का काल है जो क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल है। कौन सा काल है? उच्च पूरा पाषाण काल है जी। हमने निम्न पूरा पढ़ लिया, मध्य पूरा पढ़ लिया, अब नंबर किसका है जी? उच्च पूरा पाषाण काल का है। किस काल का है? उच्च पूरा पाषाण काल का है। इसके अंदर जी कौन सी संस्कृति थी? इस काल के अंदर संस्कृति कौन सी थी? इसमें जी ब्लेड संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी जी? ब्लेड संस्कृति थी। ब्लेड तो है ही, ब्लेड तो है ही, लेकिन जो मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर संस्कृति थी, इसके जो उपकरण है वो भी इसमें साथ के है, वो भी इसमें साथ ही है। कौन से उपकरण है जी? खुरचनी, वेदिनी और दक्षिणी। और इनके साथ में ब्लेड आया है, तो ब्लेड आप जानते ही हो ब्लेड कैसा होता है। ये ब्लेड भी साथ में ऐड हो गया, लेकिन ये ब्लेड किसका है जी? पत्थर का है। किसका है? पत्थर का है। किसका ब्लेड है? पत्थर का ब्लेड है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर, आगे बात करते हैं आगे क्या है इस काल के अंदर। इस काल के अंदर होमोसेपियन का उदय होता है। होमोसेपियन का उदय होता है इसी काल के अंदर। कौन सा काल है जी? ये उच्च उच्च पूरा पाषाण काल है। इसके अंदर किसका उदय होता है जी? होमोसेपियन का क्या होता है? उदय होता है। होमोसेपियन का उदय होता है। होमोसेपियन के 2 भाग बांटते हैं हम। एक तो पढ़ेंगे चित्रकारी और एक निकासी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस होमोसेपियन के अंदर 2 भाग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे चित्रकारी, एक पढ़ेंगे निकासी। लेकिन जैसे ही होमोसेपियन का क्या होता है? उदय होता है, तो यहाँ पे हिम युग की समाप्ति हो जाती है। हिम युग की समाप्ति हो जाती है। हिम युग की समाप्ति हो जाती है। आप हिम युग समझ सकते हो, हिम युग क्या होता है वो आप जानते हो, ज्यादा इतना बताने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे बिंदु है, ये आप समझ लेते हो। शब्द पकड़ो और शब्द पकड़ के उसे समझो, क्या कहना चाहता है ये शब्द। हिम युग की समाप्ति हो गई किसके अंदर जी? उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर। अब इसके 2 भाग बांटते हैं। कौन कौन से जी? अभी बताया चित्रकारी, एक क्या बताया जी? एक बताया निकासी, नकाशी। क्या? नकाशी। अब चित्रकारी नक्काशी पढ़ते हैं। चित्रकारी व
नक्काशी पढ़ते हैं। इस उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर हमें चित्र भी मिले हैं और नक्काशी भी मिली है, इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं। चित्रकारी मिली है, मिली किस पे है? चित्रकारी मिली है, मिली किस पे है? हमने एक क्षेत्र पढ़ा था भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे थी? ये भीमबेटका गुफा कहाँ पे थी जी? ये मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में थी। इस भीमबेटका गुफाओं के अंदर जो दीवारें हैं, उन दीवारों पे क्या बनी हुई है जी? चित्रकारी की गई। इस भीमबेटका की गुफाओं के अंदर दीवारों पे इसी काल मतलब इस उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर चित्रकारी की गई थी। तो ध्यान रखना, उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर चित्रकारी प्रारंभ हो गई है। मानव ने कुछ न कुछ तो बना ही दिया, कुछ न कुछ तो बना ही दिया, लेकिन जो चित्र बनाए ना, उनकी जो लंबाई थी, लंबाई थी वो 1 से 2 मीटर तक थी। 1 से 2 मीटर तक लंबे चित्र बने हुए थे भीमबेटका गुफाओं के अंदर मध्य प्रदेश में। इसी काल के अंदर क्या होती है जी? चित्रकारी प्रारंभ हो जाती है, चित्रकारी की जाती थी। ध्यान रखना, चित्रकारी की जाती थी। कितने लंबाई है? लंबाई है 1 या 2 मीटर लंबे जो क्या मिलते हैं हमें? चित्र मिलते हैं और पढ़ते हैं इसी के अंदर। इन चित्रों के अंदर किसका उपयोग किया गया? रंग बात करते हैं ना, रंग की बात करते हैं। रंग कौन सा है इन चित्रों के अंदर जी? गहरा हरा व गहरा लाल रंग उपयोग किया गया इन चित्रों में। कौन से रंग? हरे व हरे व गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, भीमबेटका गुफाओं के अंदर जो दीवारों पे बड़ी बड़ी चित्र बने हुए हैं, उनके अंदर हरे व गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया था। गहरे व लाल रंग का प्रयोग किया गया था। इन चित्रकारी है जो, इन चित्रकारी को खोजा किसने जी? वहां पे चित्र है, ये किसने कहा? भीमबेटका की खोज किसने? वो पढ़ते हैं। खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं इन भीमबेटका की, वो मिलते हैं जी वाकणकर। वाकणकर महोदय, वाकणकर महोदय है। इन्होंने क्या की जी? भीमबेटका की खोज की थी और इन चित्रकारी के बारे में बताया था। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ये मैंने आपको बता दिया। जिले की बात करें, जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिले की बात करते हैं भीमबेटका की, तो रायसीन जिला मिलता है। रायसीन जिला मिलता है, रायसीन जिला मिलता है, ये ध्यान में रखना, रायसीन जिला मिलता है। अब चित्रकारी देख ली, बचा क्या? निकासी बची। क्या बचा? निकासी बची। निकासी पड़ती है। बेतन नदी घाटी में, बेतन नदी घाटी में लोहदा नाला में, लोहदा लोहदा नाला में अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखना। इसके लिख देते हैं, बेतन नदी घाटी, बेतन नदी घाटी। इस घाटी के अंदर नाला है, कौन सा नाला है जी? लोहदा नाला। लोहदा नाला
यहाँ पे इसमें लोहदा नाला में अस्थि निर्मित मात्र देवी मूर्तियां मिली। निकासी की बात हो रही है, ध्यान में रखना। वेतन नदी घाटी लोहदा नाला में अस्थियां निर्मित मात्र देवी की मूर्तियां मिलती है। इन मूर्तियों को जिस उपकरण से बनाया गया वो उपकरण कौन सा है जी? तक्षिणी है। कौन सा उपकरण है? तक्षिणी है। ये भी ध्यान रखना। कौन सा उपकरण है? तक्षिणी उपकरण का उपयोग किया गया इन्हें मात्र देवी की मूर्तियों को बनाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना। ये सारी की सारी जानकारी किसके अंदर मिलती है जी? उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर मिलती है। किसमें मिलती है साथियों? उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर जानकारी मिलती है। उच्च पुरा पाषाण काल को एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। बाकी सारी जानकारी मैंने बोर्ड पे लिख रखी है और क्लास के अंदर आवाज मेरी आपको सुनाई दे रही है अच्छे तरीके से, तो वो भी सुन लेना और इसको भी देख लेना। नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, क्योंकि नोट्स ही हमारी क्या बन रही है? एक कड़ी बन रही है। नोट्स ही हमारी एक कड़ी बन रही है। कड़ी पे कड़ी बनाते जाओ, जंजीर बन जाएगी, है ना? कड़ी पे कड़ी बनाते जाओ, जंजीर बन जाएगी। इसी जंजीर को पढ़ते जाओ, आपकी तकदीर बन जाएगी। इसी कड़ी को पढ़ते जाओ, आपकी तकदीर बन जाएगी। तो ये जो कड़ी है, ये कड़ी दोबारा देखती है। उच्च पुरा पाषाण काल ब्लेड संस्कृति, इसके अंदर जो उपकरण है वो मध्य पुरा पाषाण काल के उपकरण तो है ही, साथ में ब्लेड जुड़ जाता है। खुर्चिनी, वेदिनी, दक्षिणी और ब्लेड। होमोसेपियन का उदय होता है। इसके दो पार्ट है, चित्रकारी व निकासी। इसी काल के अंदर हिम युग की समाप्ति होती है। चित्रकारी पढ़ी भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश रायसेन जिले के अंदर, इन गुफाओं के अंदर चित्रकारी मिली है। चित्रकारी की जाती थी इस काल के अंदर। उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। दीवारों पे चित्रकारी की गई है। जो चित्र बनाए गए हैं उनकी जो लंबाई है, हाइट है, वो 1 से 2 मीटर तक है, 2 मीटर से ज्यादा नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, मतलब बड़े बड़े आकार के चित्र है। इन चित्रों के अंदर किस रंग का उपयोग किया गया? वो है हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग किया गया था इन चित्रों के अंदर। इसके बाद में नक्काशी पढ़ते हैं। नक्काशी में वेतन घाटी लोहदा नाला में अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्तियां मिलती हैं। ये मूर्तियां जिस उपकरण से बनाई गई, जिस उपकरण का उपयोग किया गया, वो कौन सा है? तक्षिणी उपकरण है। कौन सा उपकरण है? तक्षिणी उपकरण है। ये जी हमारा क्या है? उच्च पुरा पाषाण काल की जानकारी है। तो हमने क्या पढ़ा साथियों इसके अंदर? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल हमने पूरा कर लिया। उच्च पुरा पाषाण काल हमने पूरा कर लिया है। मतलब बड़ी बड़ी एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शब्द टॉपिक है वो हमने पूरा इस क्लास में कर लिया है। तो आज की क्लास को साथियों यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास कल से करेंगे। इससे आगे का जो शब्द है, आगे का जो टॉपिक है वो उठाएंगे, उस पे चर्चा करेंगे और उसे पढ़ेंगे। सारा देख लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा BCS को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के बटन को हम दबा देते हैं, उसे ऑल पे कर देते हैं, तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी है, कोई क्लास है, क्वेश्चन पोल होते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको जैसे ही YouTube पे अपलोड होती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन बता देता है। इसीलिए हम बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना, क्लास, जानकारी आई है तो वो हमें तुरंत प्रभाव से पता चले। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।